Hello students, how are you all? I hope you are fit and fine at your home. Dear students, today we are going to study EVS Part 1 of 5th Standard. In EVS Part 1, we are going to study the 16th lesson, that is water. स्टूडेंट्स, छात्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 5वीं कक्षा का EVS पार्ट 1, तो 16वां पार्ट पानी हम आज पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देर ना करते हुए हम क्या करेंगे, लेसन को पढ़ना चालू करते हैं। तो EVS पार्ट 1 का हम 16वां घटक पढ़ेंगे, वो है पानी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 3 सवाल पूछे गए हैं, उसके आंसर्स हम पहले देखते हैं शॉर्ट में, सो दैट वी कैन रिकॉल, तो हमें कुछ याद आएगा पानी के बारे में। देखेंगे क्या क्वेश्चंस है। कैन यू रिकॉल व्हाट हैपन्स व्हेन अ स्पूनफुल ऑफ शुगर, सॉडस्ट एंड सॉइल आर एडेड टू अ ग्लास ऑफ वाटर। यस स्टूडेंट, अगर हम एक ग्लास भर पानी में 1 चम्मच शक्कर मिलाते हैं, सॉडस्ट मिलाते हैं और मिट्टी मिलाते हैं, तो क्या होगा। यस, जिस ग्लास में हम शक्कर मिलाएंगे वो पानी में घुल मिल जाएगा। ठीक है, और जिस पानी में हम सॉडस्ट यानी लकड़ी का चूरा मिलाएंगे वो वैसे ही रहेगा, वो घुल मिल नहीं जाएगा। और जिसमें हम मिट्टी डालेंगे वो पानी गंदा होगा। ठीक है, यानी कि एक ग्लास में जिसमें हम शक्कर मिलाएंगे वो पानी में घुल मिल जाएगा, वो पारदर्शक दिखाई देगा। लेकिन जो दूसरे 2 है वो हमें गंदा पानी दिखाई देगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये था पहला सवाल। अब हम दूसरा देखते हैं क्या है। विच आर द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर। यस, पानी की 3 स्थितियां कौन सी है। यस बच्चों, अगर आपको याद आ रहा है कि पानी की 3 स्थितियां कौन सी है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। तो पानी की 3 स्थितियां हैं, एक है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैसियस। ठीक है, सॉलिड यानी कि ठोस, यानी कि उसका उदाहरण है बर्फ। बर्फ हमें ठोस रूप में दिखाई देता है। दूसरा है लिक्विड यानी कि जल, जो पानी हम पीते हैं वो जल युक्त होता है। और तीसरा जो है वो है गैसियस, गैसियस यानी कि वायु। ठीक है, तो ये 3 स्थितियां हमें पानी की दिखाई देती है। अब स्टूडेंट्स, हम तीसरा सवाल देखते हैं क्या है। What is done to make drinking water clean and safe? Yes student, what do we do if we want to drink water? हम क्या करते हैं अगर पानी हमें पीना है और उसे क्लीन एंड सेफ करने के लिए हम क्या करते हैं, व्हाट वी हैव टू डू, हम पानी का जल शुद्धिकरण करते हैं। क्या करते हैं, जल शुद्धिकरण करते हैं और उस पानी को पीने के लायक बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब पानी घर पे आता है तो हम पानी उबाल के पीते हैं। तो उबालना एक पद्धत है पानी को क्लीन और सेफ बनाने का। ठीक है, तो इस तरीके से पानी को हम पीने लायक बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी देखा है 3 सवालों के जवाब। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट, पोल्यूशन ऑफ वाटर है ना, यानी कि पानी का प्रदूषण। किस तरीके से पानी का प्रदूषण होता है, इस तरीके से पानी का प्रदूषण होता है, अब हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। While it is raining, collect some of the rainwater directly in a clean container placed in the open. Also collect some of the rainwater that is flowing over the ground. Observe and compare the two. What difference do you see? What is the reason for that? ये स्टूडेंट, यहाँ पे क्या कहा गया है कि हमें ये ट्राई करना है। अभी तो हम ट्राई नहीं कर सकते क्योंकि बारिश नहीं है। ठीक है, जब बारिश होगी तब हम ये ट्राई कर सकते हैं। हमें 2 कंटेनर्स लेने हैं। एक कंटेनर में डायरेक्ट बारिश का पानी हमें लेना है और दूसरे कंटेनर में पानी, बारिश जब होती है तो पानी बहता है, रास्ते के ऊपर से पानी हमें बहता हुआ जब दिखाई देता है, ज़मीन के ऊपर से पानी बहता हुआ दिखाई देता है, तो वो पानी हमें उस कंटेनर में लेना है। यानी कि एक कंटेनर में हमने डायरेक्ट बारिश का पानी लिया है और दूसरे कंटेनर में हम क्या करेंगे, ज़मीन से बहता हुआ पानी दूसरे कंटेनर में लेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या हमें डिफरेंस दिखाई देगा, गेस क्या हमें दिखाई देगा।
एक पानी जो हमने डायरेक्ट लिया है वो क्लीन दिखाई देगा, पारदर्शक दिखाई देगा, और दूसरा जो पानी हमने ज़मीन से उठाया है, ज़मीन से लिया है, वो हमें गंदा दिखाई देगा, मिट्टी वाला दिखाई देगा। ठीक है, समझ में आया? नाउ आगे बढ़ते हैं। When other substances get mixed with the water, it becomes impure. Some of these substances float in the water, so the water looks unclean or muddy. Some substances dissolve in the water and we cannot see them. If the substances that have got mixed with the water are harmful for living things, we say that the water has become polluted. Rivers, lakes are our sources of water. How does their water get polluted? बहते हुए पानी में और पानी में कुछ घटक अगर मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, तो वो पानी इम्प्योर होता है और अशुद्ध बन जाता है। पानी में कुछ घटक घुल मिल जाते हैं और पानी में कुछ घटक घुल मिल नहीं जाते हैं। कुछ घटक जो घुल मिल जाते हैं वो पानी में हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो पानी पीने लायक नहीं होता है। जब पानी में मिश्रित ये घटक अगर सजीवों के लिए हानिकारक होते हैं, तब वो पानी प्रदूषित कहलाता है, उसे हम पानी प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? जो घटक पानी में मिश्रित होते हैं और हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो पानी पीने के लिए किसी भी सजीवों के लिए हानिकारक होता है, तो उसे हम पानी प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? यस। और उसी तरीके से पानी में कुछ चीज़ें घुल मिल जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती है वो पानी के साथ बह जाती है, पानी के ऊपर बहती रहती है। ठीक है, फ्लोट करती रहती है। सम सब्सटेंसेस फ्लोट ऑन द वाटर। समझ में आया आपको? छात्रों, हमारे लिए पानी के स्रोत हैं। कौन से स्रोत है आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। पानी के स्रोत हमारे लिए नदियाँ, झील, तालाब, ये सभी पानी के स्रोत है। यहाँ से पानी हमें मिलता है। ठीक है, लेकिन ये पानी गंदा हो जाता है, ये पानी प्रदूषित हो जाता है। किस तरीके से ये पानी प्रदूषित हो जाता है, चलो देखते हैं। उससे पहले यहाँ पे एक सवाल पूछा गया है, उसका हम उत्तर देखते हैं। ठीक है, लिस्ट द सब्सटेंसेस दैट आर मिक्स्ड इन द वेस्ट वाटर ड्रेन्ड आउट ऑफ द किचन एंड बाथरूम इन योर हाउस। यस स्टूडेंट, हमें यहाँ पे एक लिस्ट बनानी है। किस चीज़ों की लिस्ट बनानी है कि देखो, हमारे घर से भी पानी बाहर जाता है, हमारे बाथरूम से पानी बाहर जाता है, हमारे किचन से पानी बाहर जाता है। जब ये बाहर पानी जाता है तो उसमें कौन से घटक मिले हुए होते हैं। जैसे कि बाथरूम में हम जब जाते हैं, नहाने जाते हैं, तो साबुन का पानी के साथ वो बाहर चला जाता है। धूल मिट्टी जो पानी में मिल गई होती है वो भी बाथरूम से बाहर जाती है। इन द सेम वे किचन में भी, किचन में हम जो बर्तन धोते हैं तो वहाँ पे जो खाने के जो घटक बाकी होते हैं वो भी पानी के साथ किचन से बाहर चले जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से ऐसे कुछ गंदे चीज़ें पानी के साथ वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर। द वेस्ट वाटर ऑफ अ सिटी or a town is collected and let into a water body at a convenient location. The wastewater from residential buildings as well as from factories and industries contains many kinds of impurities. Some of these dissolve in the water while some do not. Students, disposal of water इसका मतलब ये है कि जो दूषित पानी है उसका निपटाना किस तरीके से करना है, उसकी व्यवस्था किस तरीके से करनी है। ठीक है, उसका मैनेजमेंट किस तरीके से करना है। देखो स्टूडेंट्स, दूषित पानी का निपटाना करने के लिए शहरों से, कस्बों से पानी इकट्ठा किया जाता है और कहीं दूर शहरों से, कस्बों से कहीं दूर कन्वीनियंट प्लेस पे, लोकेशन में, किसी वाटर बॉडी में, किसी तालाब में, किसी पानी जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे वो पानी छोड़ दिया जाता है। ठीक है, लेकिन ये पानी किस तरीके का होता है, उसमें बहुत सारे इम्प्यूरिटीज़ यानी कि अशुद्ध घटक मिले हुए होते हैं। जैसे कि हमारे घरों से यानी कि निवास स्थानों से, यानी कि हमारे बिल्डिंग से, सोसाइटी से, घरों से जो पानी निकलता है उसमें बहुत सारे प्रदूषित घटक जो होते हैं वो मिल जाते हैं। दूषित पानी वहाँ पे मिल जाता है। सुविधाजनक लोकेशन पे हम क्या करते हैं, वो पानी को छोड़ देते हैं। ठीक है,
जैसे घरों से पानी निकलता है उसी तरीके से फैक्ट्रियों से और औद्योगिक वसाहत जो होता है उस कारखानों से भी पानी बाहर आता है। वो भी पानी प्रदूषित होता है, वो भी दूषित तो होता है और वो उस तरीके का पानी भी हम कहीं दूर कन्वीनियंट जगह पे उसे हम छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन इन पानी में भी बहुत सारे अशुद्ध घटक मिले हुए होते हैं, प्रदूषित घटक मिले हुए होते हैं। कुछ अशुद्ध घटक डिजॉल्व हो जाते हैं यानी कि घुल मिल जाते हैं और कुछ अशुद्ध घटक घुल मिल नहीं जाते हैं। छात्रों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। Sewage water can carry microorganisms that spread diseases. Wastewater from industries is more likely to contain poisonous substances. If all this wastewater is let into water bodies as it is, the water bodies become polluted and that is dangerous. Such water cannot be used for drinking or for any other purposes. That is why it is compulsory for factory owners to treat the water before letting it out. Similarly, sewage and other wastewater of towns and cities is processed for purification before letting it into a water body. This helps to prevent pollution of water. छात्रों, गंदे पानी में रोग का प्रसार करने वाले सूक्ष्म जंतु हो सकते हैं। अगर इस तरीके का पानी अगर हम बड़े तालाब में या जल भंडार में छोड़ देंगे, डिस्पोज करेंगे, तो वो पानी भी प्रदूषित हो सकता है। और जो पानी कारखानों से निकलता है उसमें बहुत ज़्यादा विषारी पदार्थ हो सकते हैं, विषारी पदार्थ हो सकते हैं और वो पानी में घुल मिल जा सकते हैं। यानी कि जो पानी कारखानों से निकलता है उसमें जहरीले घटक हो सकते हैं। अगर इस तरीके का पानी हम जैसे कि तैसे पानी भंडारों में अगर छोड़ देंगे तो हमारे जल स्रोत जो है वो प्रदूषित हो जाएंगे और वो पानी पीने लायक नहीं रहेगा और वह पानी किसी भी चीज़ के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, समझ में आया आपको? इसीलिए जो पानी, जो धवल पानी होता है, जो गंदा पानी होता है, जो कारखानों से बाहर निकलता है, उसके ऊपर प्रक्रिया करके ही, वो शुद्ध करके ही उसको बाहर छोड़ना चाहिए। इस तरीके का कंपल्शन कारखाने के जो मालक है, जो ओनर्स है, उनके ऊपर होता है। कंपल्सरी कारखानों के मालक ने ध्यान देना चाहिए कि पानी शुद्ध करके ही वो बाहर छोड़ा जाए। ऐसा करने से हम जल प्रदूषण कम कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो आगे पढ़ते हैं, ठीक है। फ्लोइंग वाटर of rivers gets purified to some extent by natural process also. Before water is supplied to a town or city, it is purified. देखो स्टूडेंट, कुछ हद तक नैसर्गिक प्रक्रिया से भी पानी प्यूरिफाइड होता है, शुद्धिकरण उसका होता है। तो किस तरीके से उसका शुद्धिकरण होता है? नैसर्गिक रूप से पानी का किस तरीके से जल शुद्धिकरण होता है? यस स्टूडेंट, जब पानी बहता है, बहते वक्त उसमें ऑक्सीजन मिल जाता है और जब जितना ऑक्सीजन उसमें मिल जाएगा उतना पानी प्यूरिफाइड हो सकता है। तो और उसके साथ साथ ही कस्बों और शहरों में पानी अर्पित करने से पहले या देने से पहले हमें वो पानी क्या करना पड़ता है? प्यूरिफाइड, और उसका जल शुद्धिकरण हमें करना पड़ता है। ठीक है, तो वो पानी शुद्धिकरण करके ही पानी पहुंचाया जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कि पानी का जल शुद्धिकरण किस तरीके से किया जाता है, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि नदियों का पानी जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है अगर बहुत ज़्यादा अशुद्ध घटक उसमें घुल मिल जाते हैं तो। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा अशुद्ध घटक उसमें घुल मिल जाते हैं तो पानी में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो कम हो जाती है। अगर वो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो पानी में जो सजीव होते हैं उनके लिए वही पानी हानिकारक हो सकता है। ये आपको पता है? ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं कि पानी किस तरीके से हम शुद्ध करते हैं। तो घर पे आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना है हमें? चलो देखते हैं।
Take a plastic bottle. Tie a clean piece of a cloth over its mouth. Cut off the base of the bottle. Hold the bottle upside down. Pour some powdered coal into it. Then add fine sand and lastly coarse sand to make 3 different layers inside the bottle as shown in the diagram. Place the bottle on its lower cut off portion as shown in the figure. Now pour some muddy water containing some rubbish slowly into this bottle. Observe the water that flows into the base of the bottle. It appears clean. Of course, you have learned that there could be microorganisms in it. आप ये घर पे कर सकते हैं कि किस तरीके से पानी शुद्ध किया जाता है। हमें एक बोतल लेनी है और उसका ढक्कन निकाल के बोतल के मुंह पे हमें एक स्वच्छ कपड़ा बांधना है, ठीक है। उसके बाद हमें वही बोतल आधे से कट करनी है। जब हम आधे से कट करेंगे, इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है उस तरीके से जिस तरफ हमने मुंह को बांधा है उसे हम उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद उसमें सबसे पहले कोयले का चूर्ण, कोयले का चूरा हम डालेंगे। फिर उस कोयले के चूर्ण के ऊपर हम छोटी जो रेती होती है और सैंड होती है जिसे हम महीन बालू कहते हैं, ठीक है। तो महीन बालू यानी कि छोटी छोटी रेती जो होती है, फाइन रेती जो होती है, वो उसके ऊपर डालना है। तो इस तरीके से डालना है कि उसके हमें एक अच्छे से लेयर हो जाए। कोयले का चूर्ण का लेयर, फिर उसके ऊपर महीन बालू का लेयर और फिर उसके ऊपर मोटे बालू का लेयर, है ना। तो उसके ऊपर हमें क्या करना है, मोटे मोटे कोर्स सैंड डालना है, ठीक है। उसका लेयर भी हमें बनाना है। यानी कि यहाँ पे हमने 3 लेयर बनाए हैं। एक है कोयले का, दूसरा है महीन बालू और तीसरा है मोटा बालू, ठीक है। और फिर हमें क्या करना है, फिर हमें आकृति में दिखाई दिया है उस तरीके से हमें बोतल को रखना है। आधा कटा हुआ जो बोतल का भाग है उसके ऊपर ये जो मुंह को हमने कपड़ा बांधा है वो ऊपर उल्टा ऐसे रखना है। फिर उसके ऊपर हमें थोड़ा सा गंदा पानी करके धीरे धीरे पानी छोड़ना है। जब हम ये गंदा पानी छोड़ेंगे, मिट्टी का पानी छोड़ेंगे, जहाँ पे हमने कपड़ा बांधा है वहां से पानी नीचे आएगा और नीचे जो हमने बोतल का आधा हिस्सा पकड़ा है उसमें वो गिरेगा। छात्रों, हमें ये पानी ऑब्जर्व करना है। देखो, हमने यहाँ पे गंदा पानी डाला है लेकिन पानी नीचे जो आएगा वो क्लीन आएगा, स्वच्छ आएगा, ठीक है। समझ में आया? तो इस तरीके से हमें पानी स्वच्छ कर सकते हैं, लेकिन इस पानी में बहुत ज्यादा सूक्ष्म जंतु हो सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे जल शुद्धिकरण केंद्र के बारे में, जहाँ पे पानी शुद्ध किया जाता है, जल शुद्धिकरण किया जाता है, उसके बारे में। स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, देखिए। विजिट द नियरेस्ट वाटर वर्क्स अलोंग विथ योर टीचर। ऑब्टेन परमिशन टू इंटरव्यू एन ऑफिशियल देयर टू लर्न अबाउट द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। यू मे आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपके टीचर के साथ, आपके शिक्षक के साथ आपको जल शुद्धिकरण केंद्र में जाना है। जल शुद्धिकरण केंद्र जाने से पहले आपको उनकी परमिशन लेनी है। परमिशन लेके ही आपको वहाँ पे आपके टीचर के साथ जाना है और आपको नीचे दिए गए जो सवाल है वही इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है, ठीक है। आपको जल शुद्धिकरण केंद्र में जाके जल शुद्धिकरण केंद्र के जो अधिकारी है उनका साक्षात्कार करना है, इंटरव्यू लेना है और नीचे दिए गए सवाल आप उनसे पूछ सकते हो जो आपको इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है उसके लिए, ठीक है। इसमें जो सवाल दिए गए हैं वो पूछकर आपको जो जानकारी प्राप्त करनी है वो कर सकते हैं। तो कौन से सवाल पूछे हैं, चलो देखते हैं। फर्स्ट, व्हाट सोर्स of water is used for the public water supply system. Students, यहाँ पे पानी सप्लाई करने के लिए किस स्रोत का इस्तेमाल किया जाता है यह पूछा है। तो हर जगह पे ये स्रोत अलग अलग हो सकता है। नदियाँ हो सकती है, तालाब हो सकते हैं, झील हो सकता है ना। ये सभी स्रोत है पानी के जहाँ से हमें पानी मिलता है, फिर वो जल शुद्धिकरण करके पानी सप्लाई किया जाता है, उसकी आपूर्ति की जाती है, ठीक है।
तो ये था पहला सवाल। अब देखते हैं दूसरा सवाल। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर आर प्यूरिफाइड एवरी डे। स्टूडेंट, यहाँ पे पूछा गया है कि कितने लीटर्स पानी रोज शुद्ध किया जाता है। उस सेंटर की जितनी कैपेसिटी है उतनी लीटर्स वो पानी जल शुद्धिकरण कर सकता है। फिर वो 50,000 लीटर हो सकता है या फिर 70,000 लीटर्स हो सकता है। ठीक है, समझ में आया? तो अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। व्हाट प्रोसेस आर यूज्ड टू मेक द वाटर क्लीन, ट्रांसपेरेंट एंड जर्म फ्री। तो यहाँ पे तीसरा सवाल पूछा गया है कि पानी शुद्ध करने के लिए, पारदर्शक करने के लिए, निर्जंतुकीकरण करने के लिए किस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादातर एक ही प्रक्रिया यूज़ की जाती है। आगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट सवाल। इन व्हाट ऑर्डर आर दीज प्रोसेस कैरिड आउट। तो जो ये पानी शुद्धिकरण की प्रोसेस है, किस ऑर्डर में वो किया जाता है। पानी शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया किस ऑर्डर में की जाती है। ठीक है, तो उसकी भी प्रक्रिया हम देखने वाले हैं, उसका भी ऑर्डर हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, व्हाट इज डन टू गेट रीड ऑफ द वाटर ऑफ बैड स्मेल। स्टूडेंट, लास्ट जो सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी का कभी कभी स्मेल आ सकता है, तो ये स्मेल निकालने के लिए व्हाट यू आर गोइंग टू गेट रीड ऑफ द स्मेल ऑफ वाटर। तो ये गंदा स्मेल जो है वो निकालने के लिए क्या किया जाता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे हम क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। तो क्लोरीन के साथ साथ पानी में जो जर्म्स है वो भी मर जाते हैं और उसका स्मेल भी बदल जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो इन डिटेल में हम पानी जल शुद्धिकरण किस तरीके से किया जाता है वो अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, जल शुद्धिकरण करने की जो पहली प्रक्रिया है वो है निथरना। निथरना यानी कि क्या स्टूडेंट? गांव के स्रोतों से जो पानी लाया जाता है वो पानी बड़े बड़े टंकियों में छोड़ दिया जाता है और फिर वो निथरने के लिए छोड़ दिया जाता है। निथरना यानी कि क्या? पानी में जो सब्सटेंसेस मिले हुए होते हैं, जैसे कि मिट्टी है, किस चीज़ का चूरा है, लकड़ी का चूरा है ना, ये सभी निथर जाता है, यानी कि पानी सेटल हो जाता है। वो जो चीज़ें होती है वो टंकी के नीचे सेटल हो जाती है और जो शुद्ध पानी होता है वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, उसे हम निथरना कहते हैं। तो पानी निथर जाता है, इंग्लिश में हम उसे सेटलिंग कहेंगे। ठीक है, तो दूसरी स्टेप है ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन यानी कि क्या? ऑक्सीकरण। इस स्टेप में क्या किया जाता है? पंप की सहायता से पानी और हवा मिक्स करने की प्रोसेस होती है। यहाँ पे हवा को पानी में मिलने के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर इस प्रक्रिया में हवा में जो ऑक्सीजन है वो पानी में घुल मिल जाता है। ठीक है, उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं और ऑक्सीजनेशन कहते हैं। ठीक है, तो आगे की स्टेप है वह फिल्ट्रेशन यानी कि पानी छानना। तो इस स्टेप में जो पानी ऑक्सीकरण हुआ है और ऑक्सीकरण हुआ है उसको यहाँ पे छाना जाता है। पानी किस तरीके से छानते हैं आपको पता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी पानी छाना जाता है और गंदे सब्सटेंसेस है उसको निकाला जाता है। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है वह है क्लोरीनेशन और निर्जंतुकीकरण। ठीक है, अभी हमने देखा है निर्जंतुकीकरण करने के लिए उसमें हम उस पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है। क्लोरीन मिलाने से पानी में जो सूक्ष्म जंतु है वो मर जाते हैं और पानी पीने लायक बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से सभी जल केंद्रों में 4 स्टेप्स का इस्तेमाल किया जाता है। पहला मैंने बताया कि निथरना, दूसरा ऑक्सीजनेशन और तीसरा है फिल्ट्रेशन और लास्ट है क्लोरीनेशन। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको समझ में आया कि किस तरीके से पानी शुद्ध किया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अकाल के बारे में, लेकिन उसके पहले क्या आपको ये पता है? लेट्स सी। While traveling, we often buy bottled drinking water. The bottles are available at places like bus stands and railway stations. Read the information about the water given on the bottle and tell others about it too. The date of bottling and the period for which the water can be safely used is printed on the bottle.
It is important to read this information when buying a bottle. Once you have opened it, the water should not be kept for very long. The empty bottle must be crushed and thrown into a garbage bin so that it cannot be used. Students, यहाँ पे जब भी हम ट्रैवल करते हैं, प्रवास करते हैं, तो प्रवास के दौरान, जर्नी के दौरान हम पानी पीने के लिए पानी बॉटल्स लेते हैं। जैसे कि हमें बस स्टैंड के ऊपर, रेलवे स्टेशन के ऊपर पानी बॉटल्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आपके लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये मैंने पानी बॉटल खरीदी थी। देखो, रेल स्टेशन के ऊपर रेल नीर है ना, तो उसके ऊपर क्या लिखा है, इंस्ट्रक्शन लिखे हैं। तो हमें वो इंस्ट्रक्शंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ कुछ जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पैकिंग की तिथि के 6 माह के अंदर उत्तम। देखिए यहाँ पे लिखा है पैकिंग जो होता है ये 6 माह के अंदर अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे तो अच्छा है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे लिखा है उपयोग के बाद बोतल नष्ट कर दे। देखिए यहाँ पे स्लांट लाइन में, सीधे लाइन में लिखा है कि उपयोग के बाद इस बोतल को हम क्या करें, क्रश कर दे और डस्टबिन में फेंका जाए। और एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखी गई है, वो यानी कि कीप इन कूल एंड ड्राई प्लेस। देखिए यहाँ पे कीप इन कूल एंड ड्राई प्लेस लिखा हुआ है, ठीक है। और उसको जब हम बॉटल का ढक्कन खोलेंगे तो तुरंत उसको समाप्त करके उसको नष्ट कर देना है। बॉटल को हमें क्या करना है, नष्ट करना है। और जो नष्ट की गई बॉटल है वो हमें डस्टबिन में डालना है और फिर गार्बेज में डालना है ताकि इसका रीयूज़ ना हो सके, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट? तो इस तरीके से हम जो बॉटल्स बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पे खरीदते हैं, इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है, उसका डेट क्या है, कितने दिनों तक ये चल सकता है, कितने दिनों तक के लिए ये उत्तम है, और उसके बाद ही हमें वो पानी का इस्तेमाल करना है और उसके साथ साथ उसे नष्ट भी करना है, ठीक है। समझ में आया आपको? वेरी गुड। नाउ स्टूडेंट, हमें देखना है अकाल के बारे में। अकाल यानी कि ड्रॉट, ठीक है स्टूडेंट। उसके पहले एक सवाल यहाँ पे पूछा गया है, वो क्या है देखते हैं। कैन यू टेल इफ एट सम प्लेस it did not rain for a very long period of time, what would be its effect on the life of the people there? Yes student, अगर कहीं जगह पे बारिश बहुत दिनों तक नहीं हुई है तो वहाँ पे उसका लोगों के ऊपर क्या असर होगा। ये स्टूडेंट, अगर ज़्यादा दिन तक बारिश नहीं होती है तो वहाँ पे अकाल की स्थिति निर्माण होती है, ठीक है। अकाल यानी कि ड्रॉट, यानी कि जहाँ पे पानी की कमतरता हो जाती है तो वहाँ पे अकाल की स्थिति क्रिएट होती है। तो इस अकाल का लोगों के ऊपर क्या असर होता है तो वो हम देखेंगे। अकाल यानी कि क्या, उसका मतलब भी हम देखने वाले हैं। तो लेट्स सी। famine, water evaporates continuously. That is why places where it does not rain for a long time experience a drought. At such places, the water level falls in rivers, wells, lakes, bunds, and dams. Some of these may even go dry. The land also dries up due to the evaporation. Humans and animals suffer from scarcity of water. There is no water for agriculture. This condition is called a famine. A famine is a natural disaster. ये स्टूडेंट, क्या कहा है यहाँ पे? फ्रेंड्स, आपको पता है कि पानी कंटिन्यूअसली इवेपोरेट होता है, उसका बाष्पीभवन होता है, यानी कि पानी भाप में कन्वर्ट होती रहती है। और फिर इस जगह पे समझो बारिश बहुत दिनों तक नहीं हुई है तो उसका असर लोगों के ऊपर होता है। बारिश कम होने के कारण उस जगह पे पानी का, जल का स्तर कम होने लगता है। नदियों का, बांधों का, तैलियों का यानी कि तालाब का, कुएं के पानी का स्तर कम होता जाता है और उसके साथ साथ बाष्पीभवन भी होता रहता है। तो बाष्पीभवन और पानी का कम होना या ना होना, उसके वजह से पानी का स्तर नदियों में, तैलियों में, झीलों में, कुएं में, बांधों में कम होता जाता है। कुछ पानी के स्रोत तो
सूख जाते हैं, नदियाँ सूख जाती है, तालाब सूख जाते हैं और फिर ज़मीन भी ड्राई हो जाती है, सूखी हो जाती है। फिर इस स्थिति में हमें पानी की कमी प्रतीत होती है, पानी हमें मिलता नहीं है। सिर्फ हमें नहीं, पशुओं के लिए, जानवरों के लिए, झाड़ों के लिए, वृक्षों के लिए भी पानी मिलता नहीं है। उसके साथ साथ खेती के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं होता है। इसे ही हम पानी का अकाल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे हम क्या कहते हैं? अकाल कहते हैं। और ये अकाल एक नैसर्गिक आपदा है, नेचुरल डिजास्टर। इसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल डिजास्टर कहते हैं। ठीक है, ये मानव निर्मित नहीं है, ये नैसर्गिक आपदा है। ठीक है, और वहाँ पे जो लोग रहते हैं, हाँ, वृक्ष होते हैं, पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, उनका जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। इस अकाल स्थिति में सरकार लोगों की मदद करता है। सरकार इन लोगों को, पशुओं को, प्राणियों को किसी सुरक्षित जगह पे उनको रखा जाता है, उनका स्थलांतर किया जाता है, जिसे हम माइग्रेशन कहते हैं। उस जगह पे किया जाता है जहाँ पे वो वहाँ लोगों को पानी दे सकते हैं, खाद्यान्न दे सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ पशुओं को चारा भी दे सकते हैं। तो इस जगह पे और ऐसी जगह पे सरकार अकाल सदृश परिस्थिति में जो लोग हैं उनका माइग्रेशन सुरक्षित जगह पे करती है। ठीक है, समझ में आया आपको? वेरी गुड। और उसके साथ साथ पशुओं का पालन भी वहाँ किया जाता है, उनके लिए चारा और पानी का व्यवस्था भी किया जाता है। स्टूडेंट्स, यह अकाल सदृश परिस्थिति कभी भी निर्माण हो सकती है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें पानी का व्यवस्थापन करना चाहिए, हमें जल का प्रबंधन करना चाहिए, यानी कि हमें वाटर मैनेजमेंट करना चाहिए, ताकि अगर इस तरीके की परिस्थिति भी निर्माण होती है, उस परिस्थिति में भी हम पानी का अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, और पानी की कमी हमें ना महसूस हो। ठीक है, तो किस तरीके से पानी का प्रबंधन करना चाहिए वो हम अब पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं वाटर मैनेजमेंट। रेन ब्रिंग्स अस वाटर अगेन एंड अगेन, बट वी गेट रेन फॉर ओनली 4 months in a year. If rainwater is not stored, we will not have water for our daily needs after the rains. Yes student, देखिए, हमें पता है कि हमें पानी सिर्फ 4 महीनों के लिए मिलता है ना स्टूडेंट्स? आपको पता है वो कौन से महीने हैं? आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 4 महीने ही हमें बारिश का पानी प्राप्त होता है और बारिश के वजह से ही हमें पानी मिलता है। लेकिन सर्दियों में और गर्मियों में बारिश होती नहीं है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? सर्दियों में हमें पानी का इस्तेमाल करना होता है, उसके साथ साथ गर्मियों में भी पानी की ज़रूरत होती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें जो 4 महीनों में बारिश का पानी मिलता है उसका अच्छे से व्यवस्थापन, मैनेजमेंट, प्रबंधन करना चाहिए, ताकि हम अगले महीने में जो सर्दियाँ और गर्मियाँ होती हैं उसमें भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? चलो देखते हैं। To meet the whole year's need for water, rainwater must be stopped. When it is stopped, it percolates into the soil. As the groundwater storage increases, trees get water, wells to get enough water, and the land can be cultivated. Yes student, अगर हमें साल भर की पानी की कमतरता को कम करना है, साल भर हमें पानी का इस्तेमाल करना है, तो बारिश के पानी को हमें रोकना पड़ेगा, उसको परकोलेट करना पड़ेगा। परकोलेट यानी कि वह रेन का पानी और बारिश का पानी ज़मीन में जाना पड़ेगा, है ना? अगर वो ज़मीन में जाएगा तो फिर पानी का जो ज़मीन में जल स्तर है वो बढ़ेगा। जब वो जल स्तर बढ़ेगा तो वृक्षों के लिए भी पानी मिलेगा, उसके साथ साथ हम उसके सहायता से खेती भी कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पानी रोकना पड़ेगा और फिर
उसको जमीन में परकोलेट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? परकोलेट यानी कि पानी का रिसाव। ठीक है स्टूडेंट, जब पानी हम रोकेंगे तो अपने आप पानी जमीन में रिसाव होने लगेगा, पानी जमीन में जाने लगेगा और जमीन में पानी का जल स्तर बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आया? तो आगे पढ़ते हैं। Several methods are used to make rainwater seep into the soil. Large dams can be built, but that may not be possible in all places. In that event, the government and the people come together to undertake several works, such as building smaller reservoirs, counter bunding, stopping the water of the smaller streams by constructing bunds or bandaras, etc. है ना स्टूडेंट्स? देखिए, अलग अलग पद्धतियां पानी सीप करने की, जमीन में पानी रिसने के लिए अलग अलग पद्धतियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, जिस तरीके से हम पानी रिसने के लिए डैम्स बांध सकते हैं, बड़े बड़े डैम्स बांध सकते हैं, लेकिन डैम्स बांधना हर जगह पे मुमकिन नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट डैम्स एवरीवेयर। देन हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि लोग और सरकार मिल के हम अलग अलग रिजर्वायर्स हम बना सकते हैं जहाँ पे पानी रिसने लगे। ठीक है, जैसे कि छोटे छोटे तालाब बांधना, ढलानों पे छोटी छोटी मेंढ बांधना, आड़ी नालियाँ खोदना, गांव में नाले झरने इत्यादि के ऊपर छोटे छोटे दीवारें बनाकर पानी को रोकना। अगर हम ये अलग अलग पद्धतियों का इस्तेमाल अलग अलग परिस्थितियों में करते हैं तो पानी रुक सकता है और पानी रिसने लगेगा। और यह काम सरकार और लोग दोनों मिलके करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे पढ़ते हैं। In some places, wells are dug in river beds to allow water to collect in them. Rainwater falling on roofs of houses is drained into large tanks placed beside the building. Using all such methods helps us to store as much water as possible. Students, कुछ जगहों में नदी के पात्र में कुएं खोदे जा सकते हैं और इस कुएं में पानी हम क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, पानी संग्रह किया जा सकता है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से कुछ स्थानों पर घरों के छतों पर से जो बारिश का पानी गिरता है वो बड़े बड़े टंकियों में संग्रहित किया जा सकता है। ठीक है, ये भी एक पद्धति है पानी संग्रहित करने का। इसके साथ ही आगे पढ़ते हैं। देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज वाटर केयरफुली टू स्टॉप रेन वाटर फ्रॉम फ्लोइंग अवे, to make it seep into the ground or to collect it in tanks. Taking steps to ensure that rainwater will be available even in the period after the rainy season is called water management. Students, हमें पता है कि पानी का उपयोग बहुत ही काट छाट के करना चाहिए, उसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छे से करना चाहिए। उसके साथ साथ बरसात का पानी रोक कर उसे ज़मीन में रिसाने के लिए भी व्यवस्थापन करना चाहिए, उसका भी प्रबंध करना चाहिए, या फिर बारिश का पानी बड़े बड़े टंकियों में संग्रहित करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो ही बारिश के बाद वाले महीनों में या दिनों में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था करने के प्रयास को ही जल प्रबंधन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जो हम पानी बचाने के लिए, रिसाने के लिए जो हम प्रोसेस करते हैं, प्रक्रिया करते हैं, उसे ही हम वाटर मैनेजमेंट और जल प्रबंधन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया आपको वाटर मैनेजमेंट किसे कहते हैं? स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमें पता है कि पानी हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है, इसलिए ही पानी को जीवन कहा जाता है। वाटर इज़ लाइफ एंड सो वी हैव टू यूज़ इट जुडिशियली। है ना स्टूडेंट, समझ में आया? पानी क्या है? पानी जीवन है और उसे हमें अच्छे से इस्तेमाल करना आना चाहिए। पानी जीवन है, इसलिए उसे रोको, रिसवाओ, संग्रह करो और उसका इस्तेमाल सोच समझ के करो। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको? वेरी गुड। तो आज हमने पढ़ा 16वां घटक
पानी। वी हैव स्टडीड टुडे द 16th चैप्टर दैट इज वाटर। अगर आपको ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करना ना भूलो। थैंक यू, बी कनेक्टेड।